नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिविल जजमेंट राइटिंग के पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कंडिका 5 तक कवर कर लिए हैं, जिसमें हमने वाद प्रश्न की रचना किए गए हैं। अब इस वाद प्रश्न पर साक्ष्य संकलन देखेंगे कि साक्ष्य का कैसे संकलन किया जाता है, फिर उसमें विवेचना और निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो हमने जो वाद प्रश्न बनाया था कि पहला वाद प्रश्न बनाया था कि क्या ए अपने जीवन काल में वादग्रस्त भूमि का स्वामित्व एवं आधिपत्य धारित था। ये हमारा पहला वाद प्रश्न था। दूसरा वाद प्रश्न था हमारा, क्या ए की मृत्यु पश्चात वादीगण, जो वादीगण हमारे इस प्रकरण में वादीगण था A1 और A2, जो वादीगण था उसका पुत्र और पत्नी के स्वर्गीय ए की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त भूमि का उत्तराधिकारी के रूप में आधिपत्य में था। ये हमारा दूसरा क्या है, वाद प्रश्न है। अब तीसरा वाद प्रश्न है हमारा जो बनाए थे, उसमें क्या वादीगण वादग्रस्त भूमि जो खसरा नंबर 19/4 रकबा 5 एकड़ भूमि है स्वत्वाधिकारी एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। और चौथा जो वाद प्रश्न है वह है सहायता एवं व्यय का। तो इस वाद प्रश्न में हम लोग साक्ष्य संकलन कैसे किया जाता है उसको अब आगे कंडिका में कंटिन्यू करेंगे कि साक्ष्य संकलन कैसे किया जाता है और उसका निष्कर्ष कैसे दिया जाता है। तो ये हम लोग कंडिका अब छठवां से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का सिविल जजमेंट राइटिंग का मैंने लिंक इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो ये अब साक्ष्य संकलन देखेंगे। तो वाद प्रश्न हमारा 1 और 2 दोनों वाद प्रश्न क्या है, एक ही साक्ष्य बिंदु पर है। क्या है, एक के स्वामित्व अधिकारी में था और दूसरा क्या है, एक के मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी के रूप में वादीगण थे कि नहीं। ये दोनों एक ही वाद प्रश्न है के रूप में, मतलब एक ही वाद साक्ष्य है, एक ही साक्ष्य है, इसलिए दोनों वाद प्रश्न का निष्कर्ष क्या है, एक साथ दिया जा रहा है, एक दूसरे से जुड़े होने। तो इसी बात को हम लोग कंडिका 6 में लिख कर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वाद प्रश्न को साबित करने का भार किस पर है, वादीगण पर है। तो ये वाद प्रश्न साबित करने वाद प्रश्न 1 और 2 कि ए के उत्तराधिकारी में था, ए के स्वामित्व में था कि नहीं। उसके बाद जो है वादीगण के उत्तराधिकारी के रूप में वादग्रस्त भूमि में था कि नहीं। तो ये प्रमाणित करने का भार किस पर है, वादीगण पर है। दोनों वाद प्रश्न एक दूसरे से जुड़े होने एवं एक ही साक्ष्य होने से दोनों वाद प्रश्न का निष्कर्ष एक साथ दिया जा रहा है, ये लिख दिए जाएंगे। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वादीगण ने अपने प्रकरण साबित करने के लिए स्वयं का परीक्षण कराया है। जिसने वादीगण ने अपने स्वयं का परीक्षण किया तो वादी क्रमांक 2 श्रीमती वादी क्रमांक 2 जो है एविडेंस में आया। तो वादी श्रीमती ए वादी साक्षी ए के रूप में अपना परीक्षण कराया है। वादी साक्षी ए के रूप में भी आया है कोर्ट में, तथा वादी क्रमांक 1 जो ए है ने अपने वादी साक्षी 2 के रूप में परीक्षण किया है। तो वादी साक्षी 1 श्रीमती A2 ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है। अब A2 ने न्यायालय में क्या कथन दिया है, क्या है जो 18(4) के माध्यम से आता है, उसने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 19/4 रकबा 15 एकड़ स्थित ग्राम बरेला जिला मुंगेली खसरा नंबर एकड़ भूमि खसरा नंबर भूमि स्वर्गीय ए की संपत्ति थी। ये कौन बता रहा है, वादी साक्षी 1 ने बताया है कि जो खसरा नंबर 19/4 है रकबा 15 ग्राम बरेला में स्थित है भूमि थे, खसरा नंबर ए की संपत्ति थी तथा उनका नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित था। ये कौन बोल रहा है, वादी साक्षी एक जो है श्रीमती A2 है तथा अभिलिखित था। तो उन्होंने खसरा पंसाला जो है खसरा पंसाला भी प्रस्तुत किया था, वर्ष 2004 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग प्रदर्श P1 के रूप में लगातार 7 तक है, इसको प्रदर्श अंकित करते हैं। प्रदर्श अंकित किए बिना वो साक्ष्य में संकलन योग्य नहीं रहता है, इसलिए उसको प्रदर्श अंकित करने पर ही उसे साक्ष्य में पढ़ा जाएगा। तो ये प्रदर्श P1 से लगाए 7 तक प्रस्तुत किए हैं। एक ही नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित था। ये कौन बताया आपने, वादी साक्षी 1 ने अपने मुख्य परीक्षण में जो शपथ पत्र होते हैं 18(4) उसमें उसने बोला है। तथा वादी साक्षी 2 ने वादी साक्षी 2 A1 ने वादी साक्षी A2
जो उसकी माता है के कथन के अनुरूप कथन किया है। जो वादी साक्षी दूसरा वादी साक्षी आता है, वादी साक्षी 2 जो ए है ने अब वादी साक्षी A2 जो अपने माता के अनुरूप कथन किया है। इस साक्षी के जब प्रति परीक्षण किया गया बचाव पक्ष के द्वारा, शासन के द्वारा, तो इस साक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में बताया है कि वादग्रस्त भूमि का पट्टा उसके पिता स्वर्गीय ए को प्रदान किया गया था, किंतु पट्टा को वाद में प्रस्तुत नहीं किया गया। तो ये तो वादी साक्षी का इस प्रश्न में, इस वाद प्रश्न पे ये उनका साक्ष्य था। इसने बताया कि वादग्रस्त भूमि क्या है, स्वर्गीय ए की संपत्ति थी, जो खसरा नंबर ये में था। तो अब इस संबंध में जो प्रतिवादी है उसका क्या साक्ष्य रहा है उसको अब देखते हैं। तो इस वादीगण के उपरोक्त साक्ष्य के विरुद्ध में प्रतिवादी साक्षी ब, जो एक शासकीय अधिकारी था, ब आता है और उसने जो भी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किया है उसको प्रमाणित करते हैं। बचाव साक्षी क्रमांक 1, शासकीय अधिकारी ने नोटिफिकेशन क्रमांक, जो नोटिफिकेशन निकला था इस वाद प्रश्न में, इस हमारे प्रकरण में, तो इस बात प्रश्न को साबित करने के लिए उसने बताया है कि नोटिफिकेशन दिनांक 30/10/2001 के प्रमाणित प्रति प्रदर्श D1। अब यहाँ जो बचाव साक्षी का आता है उसे प्रदर्श D से अंकित किया जाता है, मतलब डिफेंडेंट के ओर से आता है, एग्जिबिट डिफेंडेंट की ओर से तो 1 आता है। एवं नोटिफिकेशन दिनांक 30/10/2022 को एक तो शासकीय गजट प्रकाशन दिनांक प्रदर्श D2 है। ये क्या है, ये शासकीय नोटिफिकेशन है और ये जो प्रदर्श है जो है वो प्रकाशन हुआ था वो है। अब तथा खसरा पंसाला जो पेश करते हैं शासकीय बचाव पक्ष के द्वारा, शासकीय अधिकारी के द्वारा, ब के द्वारा खसरा पंसाला वर्ष 2011-12 का जो बचा क्या है, प्रदर्श D3 है, तथा खसरा पंसाला वर्ष 2014-15 जो प्रदर्श D4 है, तथा वन विभाग का नक्शा प्रदर्श D5 प्रस्तुत किए हैं। तो ये जो शासकीय अधिकारी द्वारा था, जो बचा प्रतिवादी है इस केस में, तो इसने इतने सारे दस्तावेज को प्रस्तुत किया है जो इस साक्ष्य में संकलन में लिया जाता है। जो ये क्या है, मुख्य वो वाद प्रश्न है, क्योंकि इन्हीं से उनके स्वत्व का निर्धारण होता है। तो ये जो वाद प्रश्न है इस संबंध में ये सारे दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। अब ये तो उनका साक्ष्य हो गए वादी और प्रतिवादी का वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 पर। अब इसका कोर्ट में क्या है, अब कोर्ट अपना निष्कर्ष दी गई कि ये साक्ष्य पर क्या है, वादी ए का स्वत्वाधिकारी था और उसके मृत्यु के पश्चात क्या उसके वादीगण उत्तराधिकारी में था। अब इस साक्ष्य के आधार पर अब कंडिका 8 में कोर्ट अपना निष्कर्ष लिखित करेंगे कि कौन सा साक्ष्य के बेस में क्या मान्य है। तो आगे कंडिका में हम लोग वो नहीं देखेंगे। अब हम कंडिका 8 में देखते हैं। कंडिका 7 तक हमने जो साक्ष्य संकलन किया है वो तो वाद प्रश्न में जो केस में दिया रहता है वो है, जो साक्ष्य है वो है जो साक्ष्य संकलन किए हैं। अब यहाँ से जो एक मजिस्ट्रेट का जो है वह हर न्यायाधीश का एक जुडिशियल माइंड लगता है। अब सारी मेहनत एक जज का काबिलियत यहाँ पर दिखता है कि कैसे उस वाद प्रश्न में कैसे निर्णय दिया जाता है, कौन से साक्ष्य को वह बेस मानकर अपना निर्णय दिया जाए, क्या वादी के बात कुछ नहीं लिखा है, क्या प्रतिवादी के बात को माना है। ये सारी एक न्यायाधीश की एक काबिलियत होती है जब वो जजमेंट लिखते हैं। तो यहाँ तक हमने कंडिका 7 तक तो लिख लिया है, जिससे साक्ष्य संकलन के वादी का साक्ष्य देख लिए, प्रतिवादी का साक्ष्य देख लिए। अब उस साक्ष्य में एक निष्कर्ष कैसे दिया जाता है उसको देखते हैं। तो देखिए कंडिका 8 में एक निष्कर्ष कैसे दिया जाता है उसको लिखते हैं। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य प्रदर्श P1 जो खसरा पंसाला है उसको लिख रहे हैं कि खसरा पंसाला वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय ए के नाम पर दर्ज है, किंतु वादीगण अपने वाद प्रश्न एवं साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं किए कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय ए को कैसे प्राप्त हुई। देखिए जो खसरा पंसाला था वर्ष 2014 का जो वादीगण के द्वारा पेश किया गया था उसमें तो वादी ए के पिता का नाम तो दर्ज था, ए के नाम तो दर्ज था, लेकिन वादीगण ने अपने न तो वाद पत्र में इस बात का उल्लेख किया और न ही वो साक्ष्य से यह प्रमाणित किया कि वादीगण के पिता ए को, जो स्वर्गीय ए है, उसको वादग्रस्त भूमि कैसे प्राप्त हुई। क्योंकि अचानक एकाएक किसी के नाम में आ जाना यह प्रमाणित नहीं होता, तो वो उस भूमि का स्वत्वाधिकारी हो गए। अगर उस भूमि का वो प्रमाणित करते हैं, क्या वो ज़मीन खरीदी है, क्या वो भूमि उसकी पैतृक संपत्ति थे, क्या किसी और जरिए से प्राप्त हुआ था, ये इस बात को वादीगण ने अपने न तो वाद पत्र में बताया न ही उस साक्ष्य से प्रमाणित किए। तो इसी को हम लोग आगे लिखते हैं। वादी साक्षी
यह प्रमाणित करने कि वादग्रस्त भूमि कैसे प्राप्त हुई थी। वादी साक्षी क्रमांक 2 ने अपने प्रति परीक्षण में बताया कि वादग्रस्त भूमि स्वर्गीय ए को पट्टे पर प्राप्त हुई। देखिए जब उस समय प्रति परीक्षण हुआ तो उसने बताया था ए जो है बताया था कि A1 जो बताया था कि उसको पट्टे पर प्राप्त हुआ था वादग्रस्त, किंतु पट्टा को वाद के अंतिम निराकरण प्रस्तुत नहीं किया गया। अब देखिए जब उसको पट्टे में प्राप्त हुआ था बता रहे हैं वादीगण जब अपने प्रति परीक्षण तो उस पट्टे को वाद में प्रस्तुत करना था, लेकिन उसने वाद में उस पट्टे को प्रस्तुत नहीं किया है, तो उसको कैसे मानेंगे उसको पट्टे में प्राप्त हुआ था। तो इसके विपरीत अब देखिए ये तो ये है, अब यहाँ तक वादी का साक्ष्य लिख लिए। अब हम लोग क्या है प्रतिवादी। इसके विपरीत प्रतिवादी ने नोटिफिकेशन क्रमांक 2001 प्रदर्श D1 प्रस्तुत किया था, गजर प्रकाशन D2 प्रस्तुत किया एवं खसरा पंसाला देखिए जो है 2011-12 का पेश किया एवं 14-15 जो D3 एवं 4 है, तथा नक्शा प्रदर्श D5 के अवलोकन से। अब ये सारे दस्तावेज उस समय प्रस्तुत किया था। देखिए नोटिफिकेशन कब का है, ये 2001 का नोटिफिकेशन था, 2002 में उसका प्रकाशन हुआ है। खसरा पंसाला 2011-12 में भी दर्ज है, 14 में भी उसकी क्या है दर्ज है, और नक्शा भी उसमें उस समय बनाया था, नक्शा भी है। अब इन सारे दस्तावेज के अवलोकन से क्या होता है, यह प्रमाणित होता है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 19/4 रकबा 15 एकड़ भूमि ग्राम बरेला तहसील जरहा गाँव में स्थित भूमि दर्ज 2001 से क्या है संरक्षित वन घोषित किया जा चुका है। ये क्या है 2001 से जो उस समय का नोटिफिकेशन हुआ था उस समय से ये क्या हो गया था घोषित कर दिया था, संरक्षित वन के रूप में घोषित। तब से यह क्या है शासकीय भूमि है, तथा फलता इस वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 का निष्कर्ष वादीगण के विरुद्ध दिया जाता है। तो ये क्या है जो उस भूमि है ये तो वादीगण ने अपना वाद में प्रमाणित नहीं किया, तो उसको कैसे प्राप्त होगा, कैसे उसकी स्वामित्व होगी। तो और ये इसके विपरीत जो है प्रतिवादी गण ने जो नोटिफिकेशन पेश किया था इससे भी प्रमाणित होता है कि उस वाद भूमि को शासकीय वन के रूप में घोषित कर दिया जाता। तो इस वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 का निष्कर्ष क्या है वादीगण के विरुद्ध दिया जाता है। अब देखिए वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 क्या है, एक के स्वत्वाधिकारी में था, क्या उसके उत्तराधिकारी में था, उसके वादीगण, ये दोनों वाद प्रश्न क्या है डिनाइड हो गए। अब ये जो डिनाइड इनकार हुआ तो उसको जो हम लोग वाद प्रश्न जो कंडिका 5 में बनाए हैं उसमें प्रमाणित निष्कर्ष वहाँ लिखेंगे हम लोग, प्रमाणित नहीं कंडिका 1 वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 को लिख दिया जाएंगे वहाँ जो हम लोग 5 में बनाए हैं। अब नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं वाद प्रश्न क्रमांक 3। वाद प्रश्न क्रमांक 3 हमारा क्या है स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं क्या वादीगण, ये हमारा वाद प्रश्न क्रमांक 3 है। अब इस निष्कर्ष में जब वादीगण का स्वत्व ही प्रमाणित नहीं हुआ तो स्वत्व प्राप्त करने के है ही नहीं, और नहीं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करनी, तो वाद प्रश्न क्रमांक 3 जो है वो भी इस वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के निष्कर्ष के आधार पर वो क्या हो जाएगा, वो भी अप्रमाणित हो जाएगा और वो निष्कर्ष दिया जाएगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग कंडिका 9 में उसको देखते हैं। वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के निष्कर्ष के आधार पर वादीगण वादग्रस्त भूमि पर स्वत्व की घोषणा एवं प्रतिवादी के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, तदनुसार निष्कर्ष दिया जाता है। तो ये भी इसका एक निष्कर्ष दिया जाता है, प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। जब उसका वाद प्रश्न क्रमांक 1 2 ही प्रमाणित नहीं हो तो स्वत्व घोषणा और स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी ही नहीं रह जाता है। तो ये कंडिका 9 में हम लोग लिख दिए वाद प्रश्न क्रमांक 3 का भी निष्कर्ष दिया, तो इसका भी निष्कर्ष कंडिका 5 में लिखेंगे। वाद प्रश्न क्रमांक 1 2 और 3 तीनों को हम लोग लिखेंगे। कंडिका 5 में लिखेंगे कि वाद प्रश्न क्रमांक 1 और 2 में प्रमाणित नहीं, और तीसरा में लिखेंगे प्रमाणित नहीं हुआ, तो तीनों में लिख दिया जाएगा। अब हम लोग को वाद प्रश्न क्रमांक 4 जो है उसको देखेंगे आगे। अब हम अपने नेक्स्ट जो वाद प्रश्न है उसको आगे एक्सप्लेनेशन करते हैं। क्या है वाद प्रश्न का हमारा क्रमांक 4 सहायता एवं व्यय, इसको लिखा जाता है कि क्या कोर्ट से उसको वादी या प्रतिवादी को क्या सहायता दिया जाता है और उसका क्या जो व्यय रहता है, जो वाद व्यय उसका उल्लेख किया जाता है। तो ये देखते हैं कंडिका 10 में वाद प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 के निष्कर्ष के प्रकाश में वादी का वादी द्वारा प्रस्तुत यह वाद निरस्त किए जाने योग्य है। मतलब ये है कि जो वाद प्रश्न क्रमांक हमारा जो मेन वाद प्रश्न क्रमांक क्या था 1 और 2,
एक क्या है जो वादी के स्वत्व के निर्धारण के था, क्या वह वाद भूमि के उसके स्वत्व दिखाया गया था। दूसरा वाद प्रश्न हमारा था क्या वादीगण जो है एक की मृत्यु के पश्चात उसे उत्तराधिकारी के रूप में था। तो दोनों क्या है वादीगण अपना वाद जो है प्रमाणित करने में सफल रहे, इसलिए वादीगण का यह वाद क्या है निरस्त किए जाने योग्य है। अब हमारा नेक्स्ट कंडिका में लिखा जाता है, इसी को आगे बढ़ा के तो क्या लिखे हैं 11वें कंडिका में परिणामतः वादीगण का यह वाद इस निर्देश के साथ खारिज किया जाता है कि अब क्या है जो उसका जब वाद खारिज किया जाता है तो उसका जो कॉस्ट भी लगाया जाता है, तो वादीगण का वह खारिज किया जाता है। वादीगण अपना एवं प्रतिवादीगण के क्या वाद व वहन करेगा। अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित किए जाने पर अनुसूची के अनुसार स्वीकार किया जाता है, ये लिखा जाता है। अनुसार ज्ञप्ति बनाई जाए, इसके बाद उसका क्या है डिग्री बनता है, एक निर्णय के अनुसार डिग्री बनाया जाता है, वो बनाएंगे। फिर अब हम लोग यहाँ लिखे जाते हैं निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित हस्ताक्षरित कर घोषित किए गए। ये अगर निर्णय हम लोग लिख रहे हैं, यदि हम लोग एग्ज़ाम के पर्पस से तो यहाँ ये लिखेंगे, लेकिन एक और लिखा जाता है मेरे निर्देश में टंकित, वो हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग खुद अपने होता है तो उसमें हम लोग नहीं लिखेंगे कि मेरे निर्देश में टंकित किया गया है। यदि वो जज है जो पीठासीन अधिकारी हैं वो लिखता है तो उनके जो वाक से लिखा जाता है तो उसके निर्देश में टंकित किया जाता है, तो वो यहाँ लिखा जाता है एक लाइन और लिखा जाता है कि मेरे निर्देश में टंकित किया गया है। अब यहाँ लिखेंगे दिनांक सहित हस्ताक्षर पीठासीन अधिकारी का नाम व्यवहार न्यायाधीश जहाँ का रहेगा, जैसे है इसमें हमारा मुंगेली, इसी की जगह सेम ऐसा रहेगा दिनांक सहित हस्ताक्षर न्यायालय पीठासीन अधिकारी का नाम न्यायालय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 मुंगेली छत्तीसगढ़, ये सब चीज़ रहेगा फॉर्मेट। तो ये हमारा क्या सिविल निर्णय पूरे तरह से कंप्लीट हो गया कि कैसे लिखा जाता है। हमने एक एक जो वाद प्रश्न पे उसका निष्कर्ष दिए हैं। वाद प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 और ये 4 हमारा वाद प्रश्न है, चारों में एक एक करके हम लोग निष्कर्ष निकाले हैं। पूरे हम लोग ने वाद प्रश्न का एक सिविल निर्णय लिख लिए हैं और ये सिविल निर्णय की पार्ट 2 है, इसको आप पार्ट 1 से और देख सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।